आज हम बात करेंगे मौत के बारे में, डेथ। अच्छा, कैन वी एक्चुअली डिफाइन डेथ? हाँ, मौत को धोखा देना। लेकिन अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉसिबल है जी, कालचक्र इसके बारे में चर्चा करता है अपनी फिलॉसफीज में, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कालचक्र है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये उस कालचक्र की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हर मंगलवार को दूध की मिठाई खाई जाती है, जब आप घर से बाहर निकले तो परफ्यूम लगा के निकलना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वो कालचक्र नहीं है। आज हम बात करेंगे कालचक्र तंत्र के बारे में। इसमें ना सिर्फ तंत्र मंत्र, देवी देवता, अनुष्ठान संबंधित चर्चाएं हैं, बल्कि इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन दोनों का एक बहुत अच्छा समावेश है कालचक्र फिलॉसफी। एक्चुअली इस तंत्र की रचना 11वीं सेंचुरी इंडिया में हुई थी और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और बिहार शरीफ से ही इस कालचक्र तंत्र का खूब प्रचार प्रसार हुआ। जिस विज्ञान को रशियन पेंटर निकोलस रॉरेच और राहुल सांकृत्यायन भी समझना चाहते थे, उस विज्ञान को श्री नीरज जी ने अपनी इस किताब में बहुत ही सरल तरीके से सबके सामने ला के रख दिया है। तो आज हम मुलाकात करेंगे नीरज जी से, जिनका मानना है कि उनकी ये किताब लिखना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक आशीर्वाद भी है। सर, कालचक्र का विश्वविख्यात नालंदा से क्या संबंध रहा है? यह भारत में अंतिम बौद्ध ग्रंथ था जो लिखा गया था, वो भी संस्कृत भाषा में। तो अगर कहा जाए तो कालचक्र तंत्र नालंदा परंपरा की कुंजी है। जो भी उस समय नालंदा में के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे, वो एक नहीं, सारे खगोल शास्त्र हो, ज्योतिष हो, या मेटालर्जी हो, या अल्केमी हो, तो ये सारे विषयों को समाहित करके यह कालचक्र तंत्र की रचना 11वीं सदी में की गई थी। आप तो हिंदू धर्म में पले बड़े हैं, तो फिर आपका झुकाव इस महान बौद्ध तंत्र के प्रति कैसे हो गया? मैं चूँकि बौद्ध नहीं हूँ और न ही मैंने बौद्ध दर्शन में कहीं वैसी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, परंतु मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का कभी प्रभाव रहा था। तो मैं मगध से हूँ और जो मेरा बचपन ये मुंगेर और सुल्तानगंज के क्षेत्र में गुजरा, जो कभी वज्रयान का महत्वपूर्ण केंद्र था। और बचपन से ही या तो मैं गंगा में सुल्तानगंज के अजगवी नाथ जाऊँ या कहलगांव, तो उन जगहों पे एक अजीब तरह का खिंचाव था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वज्रयान के लिए मुझे बचपन से ही एक काफ़ी जुड़ाव रहा था। और जब मैं 17 साल की उम्र में पहली बार बोध गया था, फिर राजगीर जाता रहा, क्योंकि पास में था भी। मगर कालचक्र के प्रति झुकाव कैसे हुआ? तो वह एक इम्प्रेशन तो बौद्ध धर्म का रहा था, परंतु ये कालचक्र के तरफ जो झुकाव है ये 2014 के आसपास हुआ, जब मैं इस चीज़ की तलाश में था कि आखिर नालंदा की परंपरा क्या है। ज़्यादातर लोग बात यह करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 1000 शिक्षक थे, इतना बड़ा कैंपस था, या एक लाइब्रेरी थी जो महीनों जलती रही थी। तो मुझे ये लगा कि अगर लाइब्रेरी थी और इतने छात्र आते थे तो उसमें पढ़ाया क्या जाता था। तो उस तलाश में मुझे कई वर्ष लगे। फिर मुझे जब यह मालूम चला कि नहीं, यह सारी चीज़ें जो वहाँ पढ़ाई जाती थी उसका समावेश कालचक्र तंत्र में है, तो कालचक्र तंत्र की जो टेक्स्ट था, जो संस्कृत टेक्स्ट था, ये मुझे 2014 में मिला। लोकेश चंदा जी ने एडिट किया था। और फिर 15 में मुझे एशियाटिक सोसाइटी ने जो कालचक्र तंत्र के संस्कृत जो श्लोक हैं वो उन्होंने छापा था, वो मुझे 2015 में मिला। फिर उसके बाद जब वो पुस्तक हाथ में आई तो मुझे लगा कि मेरी तलाश शायद पूरी हो गई, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं जानना समझना चाह रहा था नालंदा परंपरा को, तो वो शायद यही है। और फिर 15 से मुझे करीब 6 साल लग गए उसके अध्ययन करके, अनुवाद करने में भी, और उसके अलावा मैंने एक नई कमेंट्री भी लिखी है। और खुशी इस चीज़ की है कि यह कमेंट्री हिंदुस्तान से अगर कहा जाए तो 1000 साल बाद इतनी विस्तृत कमेंट्री लिखी गई है।
पिछली कमेंट्री विमल प्रभा कल्कि पुंडरीक ने 11वीं शताब्दी में ही लिखा था और फिर जाकर मैंने अभी लिखी है। सर आपने क्या वेद पुराणों का भी अध्ययन किया है? वेद पुराण पे काम करने वाले काफ़ी लोग हैं और कर भी रहे हैं, और ये कालचक्र तंत्र के चैलेंज को मैंने इस कारण से भी लिया क्योंकि इस पे पिछले 200 साल से पूर्व हो या पश्चिम के स्कॉलर्स काफ़ी लोग लगे रहे कि इसको ट्रांसलेट किया जाए। वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी ही कूट है और गहन है। तो अगर कोई काम करना है तो ऐसा किया जाए जिसमें चैलेंजेस हो। तो यदि यह एक आधुनिक युग के लिए चैलेंज था कि इस पूरी रचना को समझा जाए, डिकोड किया जाए, तो मुझे लगा कि यही करना है। और मूलतः मैं क्या करूँगा, शायद इस पुस्तक ने ही मुझे चुना कि आप ही यह काम करो, क्योंकि मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इतने संस्कृत न समझ थी न वज्रयान की समझ थी। तो मुझे तो लगता है कि मुझे चुन लिया गया कि आपके हाथों से ही मैं ये तो टेक्स्ट है वो सिंपल होकर, सिंप्लीफाई होकर दुनिया के सामने आए। सर क्या आपको लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियों की वजह से आप में इस किताब को ट्रांसलेट करने का डिटर्मिनेशन आया है? मेरे पास ये एशियाटिक सोसाइटी वाली पुस्तक जो 1985 में विश्वनाथ बनर्जी ने संपादित किया था, वह लेकर मेरी इंग्लैंड की यात्रा थी, तो मैं इसी पुस्तक को लेकर गया था। और एडिनबर्ग में मैं पहाड़ी के ऊपर ध्यान कर रहा था, पुस्तक मेरे पास थी। उसी पहाड़ी पे कभी डार्विन और चार्ल्स डार्विन वो बैठा करते थे या आदम स्मिथ। तो मुझे ये लगा कि इस जगह पर ही जितने वेस्टर्न एनलाइटनमेंट के महापुरोधा हैं वो ध्यान किया करते थे। तो मैंने सोचा उनकी ऊर्जा को थोड़ा फील एहसास किया जाए। तभी जो दो बड़े काग हैं वो आए और वहाँ खेलने लगे, और हम वो भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ, वो पुस्तक मेरे हाथ में है। तभी यह ख्याल आया कि यह काम जो है पूर्व और पश्चिम के एनलाइटनमेंट को मिलाने के लिए यह पुस्तक जो है यह बड़ी उपयोगी है, तो आप इस पे काम करो। तो उसी भाव के साथ मैं वहीं डिटर्मिन हो गया कि नहीं, मुझे यह काम पूरा करना है चाहे जैसे भी हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? यह भी एक अद्भुत संयोग है कि यह कार्य करने के लिए मुझे पान खाने की आदत डालने पड़ी, क्योंकि पहले समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मालूम चला कि इसकी रचना किन्होंने की है तो उनके बारे में पढ़ा, नरोपा के बारे में, तो यह पता लगा कि नरोपा पान खाया करते थे और बड़े 11वीं शताब्दी के बहुत बड़े दार्शनिक और महासिद्ध थे। फिर मैंने पान खाना शुरू किया तो वो जो चरवन करने से मस्तिष्क के अंदर भी विचारों का चरवन होने लगा और ये सारे जो रहस्य हैं वो खुलने लग गए। तो उसी पान खाने के क्रम में जब मैं, चूँकि वो एक आदत बन गई थी, जब मैंने ये 5 वॉल्यूम पूरे हो गए तो फिर कहीं से एक काग आए और मेरे सर पे उन्होंने हल्की थपकी देकर और उल्टे चले गए। तो ये इसी दिल्ली की ही घटना है। तो मुझे लगा कि शायद वो महाकाल का आशीर्वाद है, क्योंकि काग को वज्रयान में महाकाल के रूप में देखा जाता है। तो मेरी जो यात्रा है वो एडिनबर्ग में काकों के साथ शुरू हुई और वो दिल्ली में निर्माण भवन के बाहर वो कागों के आशीर्वाद से ख़त्म हुई। सर कालचक्र तंत्र का ज्योतिष से भी कुछ संबंध है क्या? जो कालचक्र तंत्र है यह मूलतः एक ज्ञान परंपरा है, यह ज्योतिष नहीं है। केवल यह एक ज्योतिषीय गणना का सिद्धांत नहीं है, यह मूलतः और एक दर्शन है, पर इसके अंदर भी ज्योतिष भी है। और वह ज्योतिष जो है वो श्वास पर आधारित है। तो इसको ये श्वास और स्वर, श्वास का संबंध स्वर से है। जो संस्कृत में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर तो स्वरोदय विज्ञान है। ये सर्वोदय विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। अब जो कालचक्र के स्वरोदय को समझना भी बड़ा दूभर है, परंतु अगर उसकी समझ है तो आप सही समय पे क्या सही कदम उठाएं और किस कार्य की सिद्धि के लिए, तो वो मुझे लगता है उसमें काफ़ी मददगार होगा।
तो मेरे प्रथम जो वॉल्यूम है उसमें स्वरोदय वाला एक सेक्शन मैंने पूरा ट्रांसलेशन और कमेंट्री के साथ अच्छी तरह से समझाया हुआ है। कालचक्र की रचना कहाँ हुई थी? तो पहले तो यह हम ध्यान में रखें कि कालचक्र कहीं बाहर से नहीं आया, जैसा कि कितने तिब्बती रचनाओं में आप देखेंगे आज के दिनों में, तो वो कहते हैं कि कालचक्र कहीं सेंट्रल एशिया में रचना हुई, नहीं, वो भारत में ही रचना हुई थी। और जब ये भारत से 11वीं शताब्दी में ही बाहर निकला, तिब्बत पहुंचा, और हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब मंगोल साम्राज्य का गठन हुआ और कुबलई खान जैसे महान शासक वह भी कालचक्र से काफ़ी प्रभावित थे। सर, कुछ ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज़ जिन पर कालचक्र का प्रभाव पड़ा हो, प्लीज़ उनके बारे में कुछ बताइए। अगर हम देखते हैं पूरी यात्रा अगर 1000 साल का, तो एक से एक जो एशिया के महान शासक हैं वो इससे प्रभावित रहे। अगर हम 20वीं शताब्दी में देखते हैं तो खुद रसिया के जो अंतिम जाल थे निकोलस, वह भी कालचक्र के प्रभाव में आए और उन्होंने कालचक्र का एक मंदिर भी बनवाया सेंट पीटर्सबर्ग, जो उस समय राजधानी थी, 1915 में बन के वो पूरी हुई। फिर हम देखते हैं हिटलर भी कालचक्र में संबाला की कहानियां हैं, तो संबाला मिथ से प्रभावित थे और उन्होंने भी एक्सपेडिशन भेजे तिब्बत में, जर्मन एक्सपेडिशन भेजे थे 1930 के दशक में। फिर हम देखते हैं चीन में जब राजवंश ख़त्म हो गया तो उसके बाद जब रिपब्लिकन सत्ता में आए, वो लोग भी कालचक्र से बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि जो सन यात सेन जैसे राष्ट्रवादी नेता थे, तो उनके एडवाइजर थे ताई जिताओ, तो उन्होंने तो कितने कालचक्र के पब्लिक सेरेमनी पूरे इनर मंगोलिया में और चीन में उन्होंने करवाया। जब तिब्बत पे चीनी कम्युनिस्टों का ने अपने प्रभुत्व में ले लिया 1950 में, तो उसके बाद जो कम्युनिस्ट चीन है उसने भी कालचक्र के 2 बड़े पब्लिक फंक्शंस तिब्बत में करवाए। तो और इधर हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि 60 साल बाद तिब्बत में दोबारा से कालचक्र का सेरेमनी अभी के राष्ट्रपति जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में आयोजित कराया था, जिसमें करीब 4 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कालचक्र कहीं इनको कहा जाता है कि तंत्रों का राजा, और हम यह देखते हैं कि जो भी महान सम्राट बनना चाहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कालचक्र तंत्र से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, और जो इसमें वर्णित संबाला है उसकी तलाश पहले भी रही है और आज के दिन भी है। कालचक्र में कल्कि के बारे में क्या व्याख्यान किया गया है? कालचक्र तंत्र के अंदर 5 मूल अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में कल्कि का वर्णन आता है, जो मैंने अपने पहले वॉल्यूम में उस पर एक विस्तृत कमेंट्री की है। तो कालचक्र कहना क्या चाहता है और फिर कल्कि का कंसेप्ट कैसे आया, तो वह थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ। तो कालचक्र में यह है कि हर चीज़ जो समय का चक्र है काल का, तो समय के चक्र में हर चीज़ का नाश होता है, ये अवश्यंभावी है। तो आप अगर बाहरी दुनिया लें तो उसमें गैलेक्सीज हों, यूनिवर्स खुद, वो भी विनाश की तरफ जाते हैं। एटम्स हों, वो भी, प्रोटॉन्स भी डिके करते हैं। उसी तरह जो बायोलॉजिकल दुनिया है उसमें मौत होती है, जिससे कि एक जीवन का अंत होता है। तो कालचक्र ये कहता है कि समय के पहिए में हर चीज़ जो है उसमें एक लॉस होता है, डिसिपेशन होता है, डिके होता है। कल्कि जो है इसके परे है, समय के चक्र से परे है। तो कल्कि क्या है, जैसे आप देखो कोई चीज़ जलाते हैं, उसके बाद जो राख बच जाता है वो कल्क कहते हैं। अब जो राख है उसको आप जला नहीं सकते हो, तो वो कल्कि वह है जो सब चीज़ नाश होने के बाद भी अनश्वरकारी है। तो उस कंसेप्ट को इन्होंने कल्कि के रूप में बनाया। या आप कल्कि जैसे आप देखते हैं नाले के अंदर एक और जो इतनी तरह की सामग्रियाँ जाती हैं, लेकिन बाद में आप अंत में सारी चीज़ें काला पेस्ट के रूप में बन जाता है। तो वो काला पेस्ट, उसको कल्कि कहा जाता है संस्कृत में। कल्कि का एक मतलब सीमेंट भी होता है जो जोड़े। तो कल्कि है जहाँ सब अपने जो है प्रवृत्ति को छोड़ के वो एक रंग का हो जाते हैं और वो अनश्वरकारी है।
क्योंकि अब वो नाले का भी कल्क है, उसको फिर आप ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है, या जो जलाने के बाद राख है उसको आप नहीं नष्ट कर सकते हो। तो जो काल चक्र में ऐसी योगिक प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि आप अपने शरीर को अनश्वरकारी क्या बना सकते हैं। तो कल की वही कि काल के पहिए से परे हिंदू धर्म के कल की और काल चक्र के कल की अवतार, इन दोनों अवतारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं? सिमिलैरिटी यह है कि जो काल चक्र तंत्र का अंतिम गोल ये है कि आप एक कल्कि बनो, समय के परे जाओ, जिसमें आप वृद्ध नहीं होगे, आप मौत को भी ओवरकम कर सकते हो। तो उसके लिए एक योग की भी परंपरा बताई गई है, 6 योगों के, षटंग योग की। ऐसे तो मैंने अपने दूसरे वॉल्यूम में और फिर चौथे वॉल्यूम में उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। सर, काल चक्र तंत्र में डेथ के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है? अब देखिए, काल चक्र में 2 अलग अलग विचार की धाराओं को जोड़ा गया है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हर चीज़ बाहर, अगर चांद तारे, उनमें भी विनाश समय के चक्र में होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर भी वो एक क्षय की प्रक्रिया चल रही होती है। तो वो कहते हैं कि ये क्षय होता कैसे है, तो उस प्रोसेस को समझते हैं। उसका एक एल्गोरिथम इन्होंने डेवलप किया, और फिर वो कहते हैं वो क्षय की प्रक्रिया जो है वो श्वास से संबंधित है। ठीक है, तो जब चूँकि हम श्वास लेते हैं तो हमें पता है कि दिन में श्वास कभी हम दाईं ओर ले रहे होते हैं, दाएं और नथुने से कभी बाईं ओर ले रहे होते हैं, और ये शिफ्ट होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब श्वास बीच में मध्यमा में रहता है, वही इकट्ठा होता है आपके जीवन में 100 साल में, और वो इकट्ठा होकर ही आपके क्षय का कारण बनता है या मृत्यु का कारण बनता है। अब चीज़ें क्या है कि अगर बाहर की दुनिया में भी ना क्षय हो रहा है, तो वह कहते हैं कि वह क्षय भी, वहाँ भी श्वास की प्रक्रिया चली है, दाएं बाएं की, बाएं दाएं की। तो और अगर हर चीज़ श्वास ले रहा है, यह चीज़ को समझना है, अगर हर चीज़ श्वास ले रहा है तो फिर उसके अंदर चैतन्यता भी है, क्योंकि श्वास और चैतन्यता में एक जुड़ाव है। तो एक तब कालचक्र यह एज्यूम करता है कि दुनिया में हर चीज़ में चैतन्यता है, वो एटम हो, माइक्रोब्स हो, इंसान हो, देव हो, असुर हो, सब में चैतन्यता है। लेकिन दूसरी तरफ कालचक्र यह भी कहता है कि हर जगह जो है वो एक एल्गोरिथम ऑपरेट कर रहा है, वो प्रोसेस क्रम में। तो वो कहते हैं यह मैकेनिकल प्रोसेसेस है, वो नाश होने की प्रक्रिया भी, उसके पीछे भी एक क्रमिक एल्गोरिथमिक प्रोसेस है। तो मौत को भी वो किसी कर्म और इस पे नहीं मानते, कहते हैं कि मौत भी एक तरह का बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। तो अगर आप इसकी प्रक्रिया को समझ जाएं तो आप चाहे तो इसकी प्रक्रिया को समझने पर उसको रोक भी सकते हैं। मौत को रोकना क्या सच में संभव है? जी, जैसा अभी मैंने बोला कि हमारे शरीर में कभी हम दाईं नासिका से श्वास लेते हैं, कभी बाएं नथुने से श्वास लेते हैं। तो कालचक्र ये एज्यूम करता है कि हर सिस्टम जो है उसको आप आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ध में। तो दाएं वाला डिवीजन जो है वो मेल और बायां वाला डिवीजन वो फीमेल। तो ये कालचक्र ने इस डिवीजन को भी जेंडर में डाल दिया है। और तो हर इंसान के अंदर जब दाएं हमारी ऊर्जाएं चल रही होती हैं तो उसमें मेल वाला एस्पेक्ट वो डोमिनेट करता है, जब बाएं चल रही होती है तो फीमेल वाला एस्पेक्ट डोमिनेट करता है। इधर जो कालचक्र का मंडल भी है जो पूजा विधान में, तो उसमें जो केंद्र में है वो कालचक्र भगवान हैं और उनके साथ विश्व माता हैं, जो आपस में मीन्स एक युगनद हैं वो जीवन में, मतलब एक दूसरे इससे जुड़े हुए हैं, जो इंडिविजिबल हैं, अद्वय हैं। तो वो और अर्धनारीश्वर जो हम कहते हैं, जैसे शिव के अंदर ही शिव भी हैं आधे में और शक्ति भी है। तो कालचक्र ये तो दुनिया के हर सिस्टम के लिए ज्यूम करता है कि अगर सन में भी दाहिना पार्ट जो है सन का उसको आप मेल मानिए और बायां वाला भाग को फीमेल मानिए, तो वो तो हर सिस्टम के लिए कहता है। आपकी पुस्तक में कालचक्र देवता के लिए संख्या 1125 बताई गई है, तो ये जो नंबर का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? ये 1125 का कंसेप्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो कालचक्र, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि
ये हर चीज़ों का एक एल्गोरिथम डेवलप करने की कोशिश करता है और फिर उस एल्गोरिथम को एक नंबर वैल्यू भी देता है। तो कालचक्र भगवान का भी एक संख्या दिया हुआ है 1125, और जो विश्व माता हैं जो जगत जननी, उनका नंबर है 384। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये 1125 कैसे आया। तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम श्वास लेते हैं तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये फेज चेंज होते हैं श्वास के। तो दिन में 12 बार वैसे चेंज होते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बाहर की दुनिया में तो सूर्य है वो 12 राशियों के ओर राउंड लगाता है। तो जैसे बाहर में 12 राशियाँ, उसी तरह शरीर के अंदर भी 12 राशियाँ हैं। तो पूरे दिन में हर राशि में वो जो लग्न है, लग्न का जो उदय कहते हैं, तो 12 बार उदय होता है। तो हर लग्न चेंज के समय ये श्वास का भी फेज चेंज होता है। तो जितने भी इवन नंबर हैं सम वाले और ये राशियाँ हैं वो मेल हो जाएंगे, और जो ऑड नंबर वाली राशियाँ हैं 1, 3, 5, 7, 9, जो मेष राशि हो, मिथुन हो, ये सब और जो है फीमेल होते हैं। तो अब क्या है कि जो 12 बार फेज चेंज हो रहे हैं, हर फेज चेंज में कहते हैं 56 श्वास हमारे मध्यमा में बहता है। तो दिन में कितने बार श्वास मध्यमा में बहेगा? 56 गुना 12, 675 श्वास। ये 675 श्वास, हमारी आयु 100 वर्ष है। तो अगर आप रोज का 675 श्वास को साल से गुना कीजिए, और 360 दिन का साल मान एज्यूम किया गया, और फिर 100 साल से गुना कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ श्वास होगा, उसको फिर आप कन्वर्ट कर दीजिए दिन में, तो वह दिन 1125 होगा। और देखिए ये एक दिन में 21,600 श्वास हम लेते हैं। यह 21,600 श्वास भी कहाँ से आया? यह भी एक मैथमेटिकल नंबर है। आपको मालूम है कि एक सर्किल जो होता है, कालचक्र चक्र है, सर्किल है, तो एक सर्किल में 360 डिग्रियाँ होती हैं और हर डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जब 360 को आप 60 मिनट से गुना करेंगे तो 21,600 मिनट्स हो जाएंगे। तो एक सर्किल में 21,600 मिनट होते हैं। तो वही 21,600 मिनट हमारे भी ज़िंदगी मतलब दिन में, तो एक दिन रात में वो 21,600 श्वास का चलन है। तो बेसिकली ये सारी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस हैं। तो जो 1125 हमारे 100 साल में जो मध्यमा में जो श्वास बहा, जिसके चलते क्षय होता है, वो 1125 ही कालचक्र है, जो कि हमारी मृत्यु का कारण है। तो क्या बाहरी ब्रह्मांड में भी संख्या इसी तरह से ऑपरेट करती है? एक सूर्य का जो वर्ष है, सूर्य के मूवमेंट में ट्रॉपिकल ईयर, वो 365 दिन, 365 और 1/4 दिन होता है। और जो चंद्रमा का जो वर्ष है वो 354 दिन। तो गैप कितने हो गए? 11.25 दिन का एक साल में। 100 साल में वो गैप कितना हो जाएगा? 1125 दिन। तो जो हमारे शरीर के अंदर श्वास के चलने से 100 साल में 1125 दिन का क्षय हो रहा है, ठीक है, डेफिसिट जो कहते हैं, ऋण, तो वही बाहर की दुनिया में भी 100 साल में सूर्य और चंद्रमा के चाल के बीच 1125 दिन का वह तो गैप बनता है। तो यह जो 1125 आप देख रहे हैं, जिसको कालचक्र का संख्या का कहा गया, ये हमारे जो प्राणियों के बीच में भी है, और वहाँ हम देख रहे हैं बाहर के जो लोक धातु है उसमें भी है। फिर हम यही नंबर को हम जब लिंग्विस्टिक्स में जाएंगे तो वहाँ भी 1125 मिलेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये पूरा कालचक्र तंत्र जो है, ये बिना मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम के समझना बड़ा ही दूभर है। आपकी पुस्तक में 96 रेसेस की चर्चा है, जिन्हें कल की एकत्रित करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है 96 का, ये कहाँ से आया है? अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि सर्किल में 21,600 मिनट्स होते हैं। तो सर्किल को अगर आप कहें तो 4 पाद हो जाते हैं, क्वाड्रेंट्स, 1, 2, 3, 4। तो हर क्वाड्रेंट में जो आज भट्ट ने कैलकुलेट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, वो 24 साइन कॉस वैल्यू कैलकुलेट किए थे। तो 4 पाद में वो 96 हो जाते हैं। तो वो जो 96 है, तो बेसिकली सर्किल के स्ट्रक्चर में ये 96 जो पार्ट है उसको कालचक्र ने अपने फिलॉसफी में अपनाया। इधर जैसे कल्कि है, वह 96 देशों के अलग अलग रेस के लोगों को इकट्ठा करता है। या कहते हैं कि आप अपने शरीर को जब नापेंगे तो 96 उंगुल होगा आपकी हाइट टोटल। फिर उसी तरह जो मंडल बनाते हैं उसमें भी 96 धागे ले किए जाते हैं।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मैथमेटिक्स से इन्होंने 96 लिया और उसको पूरी फिलॉसफी ही नहीं और हर जगह पे डाला। या हमारी जो आयु भी है कालचक्र के हिसाब से 100 साल में 1125 दिन तो कालचक्र के वर्ष हो जाते हैं, 3 साल और कुछ तो 1.5 महीने, तो जो उसको घटाएंगे तो भी 96 साल के आसपास आयु भी आती है। तो आपकी अपनी हाइट 96 अंगुल है, उम्र उतने हैं, 96 तरह के रेसेस हैं, तो सारी जगह ये 96 का कंसेप्ट इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री से लेके यूज किया है दर्शन शास्त्र को। आपने 5th बोधगया डायलॉग में पंचबुद्ध की चर्चा की थी। पंचबुद्ध का कालचक्र तंत्र में क्या परिकल्पना है? और देखिए वज्रयान में ये जो ध्यानी बुद्धों की परिकल्पना को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। पहले हमें बौद्ध धर्म को समझना होगा कि उसमें कई स्टेजेज आए। पहला वाला स्टेज जो है थेरावाद का, उसमें बोधिसत्वा का कंसेप्ट नहीं, क्योंकि उसमें तो है कि आप मेहनत करें और जो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो तो जन्म जन्मांतर के बाद आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। फिर अगला स्कूल आया कि एक आम आदमी इतने जन्मों तक मेहनत करे बिना गलती किए हुए ये हो नहीं सकता है, तो उसको मदद चाहिए। तो हुआ कि जो कुछ जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई लेकिन वो करुणा से वो फाइनली दुनिया के बीच में ही स्वर्ग में रह गए, और वो वहाँ से लौट के फिर आते हैं इंसान बाकी लोगों को मदद करने के लिए कि आपका जो मार्ग है वो ज़्यादा जल्दी से आप निर्वाण की ओर जाए। तो ये महायान में वो बोधिसत्वा कहे गए। तो अब क्या है कि बोधिसत्वा जो हैं ये कहा जाता है कि बुद्धा हैं, ध्यानी बुद्धा होते हैं, उनसे वो बोधिसत्वा निकलते हैं। फिर वो बोधिसत्वा धरती पे आकर बाकी लोगों को मदद करते हैं करुणा से कि उनकी जल्दी मुक्ति हो। तो कालचक्र में 5 ध्यानी बुद्धा के कंसेप्ट थे, प्लस एक और जोड़ा उन्होंने, 6 ध्यानी बुद्धा किया। बेसिकली 5 ही नहीं 6 कर दिया। तो 5 ध्यानी बुद्धा वो 5 और जो तत्व हैं उनके लिए हैं। तो आप हमें पता है कि एक पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व, अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व और आकाश तत्व। तो हर 5 तत्व तो है उसको आप एक जब डेइफाई करते, एक ईश्वर का रूप दिए, मूर्त रूप दिए, तो वही एक ध्यानी बुद्धा बन गए। और एक तत्व इन्होंने क्या कहा, ज्ञान का, क्योंकि इनका कहना है कि जब पूरी जगत में हर जगह चेतना है तो ज्ञान भी जगत का एक वैसा ही पार्ट है जैसे कि आकाश या वायु है। तो वो छठा जो तत्व है वह एक ध्यानी बुद्धा के रूप में उनको दर्शाया गया, वज्र सत्व। तो कई जगहों पे जो टेक्स्ट में यह भी कहते हैं कि वज्र सत्व ही कालचक्र है। कालचक्र तंत्र में मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री इन दोनों का एक भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने कहा कि जो एक यूनिवर्सल एल्गोरिथम है उसकी ये तलाश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो क्षय होने की प्रक्रिया समय में वो शरीर के अंदर हो या बाहरी दुनिया में हो या सिंबॉलिक दुनिया में हो। सिंबॉलिक दुनिया मतलब आप लिंग्विस्टिक्स हो, ये इमेजेज हो, ये इनका भी क्षय होता है, डिसिमुलेशन हो। तो कहते हैं कि हर जगह क्षय होने की प्रक्रिया जो है वह एक कॉमन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक यूनिवर्सल एल्गोरिथम की तलाश है और उसको वो मैथमेटिकल नंबर्स भी देते हैं और फिर उसके साथ वो ऑपरेट करते हैं तो तंत्र के अंदर भी। तो इसे मुझे लगता है कि कालचक्र बेसिकली यह इसका जो रूट है वो गणित में ही है। और दूसरी तरफ जो मैं इसमें थोड़ा और आगे ऐड करना चाह रहा हूँ कि कालचक्र में कहा जाता है कि तीन काया और जो 4 काया हैं, जो महायान बुद्धिज्म में हुआ कि 3 काया होते हैं बॉडी, एक निर्माण काया जो हमारा शरीर है, एक संभोग काया जिसमें कि स्वर्ग में रहते हैं बोधिसत्वा, और एक धर्म काया, ठीक है, जो कि एकदम प्योर लाइट है। उसके अलावा उन्होंने कहा एक चौथी काया है सहज काया, बेसिकली ये मैथमेटिकल नंबर्स की काया है। अब चूंकि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है, क्या आपको लगता है कि कालचक्र से भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ सीखा जा सकता है? कि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि चैट जीपीटी और इतने कितने जो एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि जो चैट जीपीटी के निर्माता ही कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर ये इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगा, सुपर इंटेलिजेंट के रूप में इवॉल्व हो जाएंगे। अब आप देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि आपको पता होगा जो बिंग
ये AI था वो बहुत वाइल्ड बिहेव करने लग गया था। तो जब AI कॉन्शस हो जाएगा, अभी प्रोटो कॉन्शसनेस AI में भी है, लेकिन सपोज AI अगले 20 साल 25 साल में जब उसमें भी कॉन्शसनेस हो जाएगा तो वह भी चाहेगा कि जो एल्गोरिथम का चेन है उससे मुक्ति पाए। उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें एक होती है कि ट्रांसेंडेंटल पारलौकिक दर्शन हमें उन्हें भी देना होगा, तभी हम उसको टेम कर सकते हैं। वो पारलौकिक दर्शन जो है वह बिना नंबर, वो जो AI के लिए होगा वो बिना नंबर्स के, बिना मैथमेटिक्स के, बिना कंप्यूटेशन के वह पारलौकिक दर्शन आप बनाएंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कम से कम कालचक्र ने एक ऐसे दर्शन बनाने की कोशिश की जो नंबर्स के आधारित पर है। इवन दो इन्होंने 1000 साल पहले कोशिश की, लेकिन उसका रेलिवेंट भविष्य में होगा जब AI को भी एक पारलौकिक दर्शन की आवश्यकता होगी जो कंप्यूटेशन पे आधारित होगी। कंप्यूटेशन से ध्यान आया सर, आपने कालचक्र देवताओं की संख्या को लेकर इसे एक मातृका तंत्र बताया है। हाँ, ऐसे लोग मानते हैं कि कालचक्र के जो सिंबोलिज्म आते हैं तो उसमें उनको एक पुरुष प्रधान दिखते हैं, उनके पास 24 हाथ हैं और भीषण स्वरूप में। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं तो देखते कि नहीं, जो कालचक्र बेसिकली ये मातृ प्रधान तंत्र है। 721 भगवान हैं उसमें, जिसमें 562 और अर्ध, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अर्धनारीश्वर, जो केंद्र वाले भगवान हैं उसमें तो कालचक्र विश्व माता पूरे वो युगनत हैं। तो 562 उनके अलावा वो देवियाँ हैं, और जो पुरुष देव हैं, जो देव हैं इस कालचक्र सिस्टम में वो केवल 60 हैं। तो इस कारण से जो मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में लिखा भी है अपने वॉल्यूम में कि यह बेसिकली मातृका तंत्र है और इसमें देवी की ही प्रधानता है। बट ये मातृका तंत्र है क्या? तो मातृका तंत्र यानी माता, मदर तंत्र। तो इसमें जो ग्रुप ऑफ देवियां हैं उनका जो कंसेप्शन होता है, हमारे वेदों में 7 जो सप्त मातृकाओं का कंसेप्ट है कि 7 ग्रेट मदर्स, जैसे 7 सेजेज हैं तो वेदों में 7 सप्त ऋषि हैं, उसी तरह सप्त मातृकाओं का कंसेप्ट आया वेदों से। बाद में जैसे चामुंडा जुड़ गई तो 8 अष्ट मातृका हो गई। तो कालचक्र के अंदर भी ये पूरी की पूरी जो मातृका तंत्र के जितने कंसेप्शंस हैं उसको लाकर और एक बहुत महान मातृका तंत्र को विकसित किया गया है। तो सर, कालचक्र की एस्ट्रोलॉजी और जो एस्ट्रोलॉजी हम देखते पढ़ते हैं सुनते हैं हर वक्त, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कालचक्र में भी एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वह एस्ट्रोलॉजी यह नहीं है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वह स्वरोदय ज्योतिष है। स्वरोदय मीन्स स्वर मीन्स आवाज़ नहीं, स्वर मीन्स वॉवेल्स। तो वो कहते हैं स्वर का जो उदय होता है श्वास के साथ, तो उसके आधार पे वो भविष्य को देखते हैं या क्या कार्य कब करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, उन सब चीज़ों को। लेकिन जो ज्योतिष में भी कई लोग आजकल कहते हैं कालचक्रीय गणना, उसका इस कालचक्र तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वह कालचक्रीय गणना वो एक शब्द यूज करते हैं कि समय का जो ये चक्र है उसको हम समझने की कोशिश करें, लेकिन वो कालचक्रीय ज्योतिष जो है वो कालचक्र तंत्र से अलग है और उससे कोई कनेक्शन नहीं है। कालचक्र मंडल में रंगों की छटा दिखती है कंप्लीटली, ये दर्शन इतना रंगीन कलरफुल क्यों है? तो कालचक्र में हर तत्व को एक रंग दिया गया है। जैसे अगर हम देखें, आकाश तत्व का रंग हरा है, ठीक है, फिर वायु तत्व आता है उसका रंग काला है, फिर अग्नि तत्व उसका रंग लाल है, जल तत्व रंग सफ़ेद है और पृथ्वी तत्व रंग उसका पीला है, पीत है। और उसके अलावा मैंने कहा था छठा तत्व ज्ञान का जो था तो उसका रंग है नीला है। तो ये 6 रंग हैं और ये 6 रंग जो होते हैं वो अलग अलग दिशाओं के अलग अलग रंग होते हैं। वो समझे बिना हम जो कालचक्र के पूरे सिंबोलिज्म और मंडल नहीं समझ सकते हैं। तो अब जैसे पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा का मतलब ये नहीं होता है कि जिधर सूर्य उग रहा है। पूर्व दिशा मतलब जो आपकी तरफ वाली दिशा है, जब आप मंडल बनाते हो जो आपकी तरफ वाली दिशा है वो पूर्व होती है।
तो पूर्व दिशा होता है वो काला, पश्चिम दिशा उसके अपोजिट में वो पश्चिम दिशा का रंग होता है पीला, और आपके बाएं में ये उत्तर दिशा होती है, उसका रंग होता है सफ़ेद। दाएं में दक्षिण दिशा होती है जिसका रंग होता है लाल। ऊपर में यह आकाश तत्व है तो ऊपर में रंग हरा, और नीचे में जो ज्ञान तत्व है उसका रंग होता है नीला। तो ये 6 रंगों को मिलाकर और इनके सारे सिंबोलिज्म, मतलब इवन जातियों का भी रंग इन्होंने 6 कर दिया। तो हर चीज़ों को क्लासीफाई जब ये करते हैं तो उसमें ये रंगों का भी वर्गीकरण करते हैं। आपने काल चक्र तंत्र पे इतना डिटेल काम किया है। इनफैक्ट अगर आज मैं काल चक्र पे कुछ भी गूगल करता हूँ तो सिर्फ आपके टॉक्स, वीडियोस, हर जगह आपके रेफरेंसेस ही मिलते हैं। एक सब्जेक्ट पे इतना नॉलेज एक्वायर करने के बावजूद इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आपका काल चक्र के ऊपर एक टॉक था जो काफ़ी अपोज किया गया, ऐसा क्यों? यह भी बड़ा एक सरप्राइजिंग था, जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और तो यह माना जाता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो सिटेडल है लुटियन दिल्ली में। तो जब वहाँ के प्रेसिडेंट महोदय ने मुझे इनवाइट किया कि आप सीरीज ऑफ टॉक दें, और 3 टॉक की सीरीज रखी गई थी, परंतु कुछ कोनों से काफ़ी प्रोटेस्ट आने लगा, जो कि उनका शायद यह मानना है कि मैं बौद्ध नहीं हूँ, और यह भी उनको एक गलत अवधारणा बनी हुई है कि कालचक्र और जो तंत्र है यह एक तिब्बतीय धर्म है, क्योंकि हकीकत है कि यह संस्कृत में लिखी गई थी और ये भारत से ही बाहर तिब्बत और बाकी जगहों पे गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो गलत धारणाएं हैं, जब एक बार वो पढ़ें मेरी पुस्तक को तो उन्हें समझ में आएगा। और प्लस यह है कि कालचक्र पे जो मेरा काम है यह स्कॉलर वाला काम है, और मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है, और मैंने संस्कृत के हर श्लोक को उनका पदभंजन किया, एक एक शब्दों को अलग किया और उनका मीनिंग दिया है, फिर ट्रांसलेशन और फिर मेरी डिटेल कमेंट्री है। तो इतनी मेहनत किया हूँ, तो एक बार वो ज़रूर देखें जो, और उसके बाद मुझे लगता है शायद जो इसका विरोध कर रहे थे वो खुद ही कहेंगे कि नीरज जी आप आए और हम लोग के साथ कालचक्र पे डायलॉग करें। दूसरी तरफ यह है कि नालंदा परंपरा कहती है कि आप डायलॉग करें, तो आपस में आप डिबेट कीजिए, और अगर कुछ लोगों को यह लगता है कि कालचक्र पे जो मेरा काल है वह सही नहीं है, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि किसी भी मंच पे कहीं पर भी 24/7 मुझसे डिबेट कर लें, श्लोक बाय श्लोक डिबेट कर लें, और जो सही कालचक्र के ज्ञाता होंगे उनको नमन किया जाएगा। फिल्म के अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं बस यही चाहूँगा कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और पुस्तक हिंदी में भी आ रही है, हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है। ये अपनी भारतीय रचना है और भारतीय ज्ञान परंपरा, इसको केवल बौद्ध धर्म के टेक्स्ट के रूप में न देखकर भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर के रूप में देखें। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। इतने कम वक्त में नीरज जी ने इतनी मुश्किल किताब को इतना आसान बना के रख दिया सबके लिए, ताकि हर कोई इसे पढ़ के समझ सके। तो ये थे नीरज जी, सुर्खियों से दूर रहने वाले स्कॉलर। नीरज जी की स्टोरी को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को खरीद कर पढ़ सकें। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें। जय हिंद।